चलो वापस आ गए हैं, वापस कहानी को स्टार्ट कर। अभी हमने जस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन बताया, अभी हम बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था कि ये वाला जो बैच रहेगा पीपीटी बेस्ड रहेगा, तो आपके सामने देखिए मैंने आपको बता भी दिया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक बार वापस बता देता हूँ कि चीज कि हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का। कौन सी क्लास का? 12 क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया, जो पुराना वाला वीडियो से जस्ट पहले का वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि कैसे इलेक्ट्रिकल जो है वो 7 चैप्टर या 8 चैप्टर में डिवाइड होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैट का होता है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 भी आता है। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट के हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज होगी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वापिस बता देते हैं, आगे भी बताएंगे, और जब तक समझ में नहीं आएगी बच्चों तब तक बताएंगे। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को? नहीं रे बोलो सर समझ में तो आ गई। तो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज और फील्ड के बारे में। ये चीजें जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या बातें कर रहे हैं और क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चों, सीधी बात है कि मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बोला कि यहाँ पे जो हमारी बात होगी वो सीधी सीधी बात होगी इलेक्ट्रोस्टैट की। यानी स्टार्टिंग के अंदर जो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारी जो स्टेट रहेगी वो स्टैटिक रहेगी, यानी कि चार्ज को स्टेशनरी रखना है, मूव नहीं कराना है। यानी कि अभी हम लोग जो 2 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हमारा चार्ज रेस्ट में रहेगा। क्या कहा बच्चों? कि हमारा जो चार्ज रहेगा वो रेस्ट में रहेगा। तो इसी कंडीशन को हमको पढ़ना है पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? चार्ज के बारे में। अरे बच्चों किसके बारे में आना चाहिए? चार्ज के बारे में। और चार्ज कैसा? रुका हुआ। कैसा प्यारे बच्चों? रुका हुआ, अर्थात स्टेशनरी होगा चार्ज। चार्ज मोशन नहीं कर रहा है, चार्ज रुका हुआ है, आपकी तरह खड़ा है, वेट कर रहा है। जैसे आप लोग वेट करते हैं ना कि एग्जाम तो कल है और आज हम पढ़ाई करेंगे, तो रिजल्ट भी आपको पता होता है क्या आता है। आई ना बात समझ में? तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले जो दिमाग में बात रखनी है वो बड़ी बड़ी बात क्या रखनी है कि चार्ज जो है वो रेस्ट में रहेगा। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें रहेगी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज किसके सिमिलर होता है। क्या कहा बच्चों? कि सबसे पहली बात क्या बोली कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज द चार्ज एंड डेफिनेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ये सारी चीजें जाननी है किसके बारे में बच्चों? चार्ज के बारे में सबसे पहली बात। उसके बाद में हमको जानना है कि इसका क्या रिलेशन किसके साथ में बनता है। तो इसके आगे चलते ही हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं? कूलॉम्स लॉ, जो किसके सिमिलर है? न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ के। ठीक है, एक बात बोली थी कि चार्ज सिमिलर होगा किसी के, किसके? तो चार्ज जो सिमिलर होगा वो यहां पे मास के सिमिलर होगा। ये भी ध्यान रखना बच्चे। आई बात समझ में? और एक और चीज, जैसे ही हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, कूलॉम्स लॉ पे गए, तो वहां से हम लोग फील्ड के आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। तो कुल मिला के चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और ये देखने के बाद सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल फोर्स के बाद में आ जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात किसने की थी? कूलॉम्स लॉ। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा।
इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका प्यारा दोस्त, आपके प्यारे चहेते दादाजी गाउस। गाउस का नियम आ जाता है इसके अंदर, जहां पे हम लोग फ्लक्स निकालते हैं और फ्लक्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड की जाती है। सर क्या कह रहे हो, सब ऊपर से जा रहा है, अभी जाएगा ऊपर से, जब चैप्टर शुरू करूंगा ना तब समझ में आना स्टार्ट। और बोर्ड का फिक्स सवाल है, गाउस लॉ की परिभाषा लिखिए और गाउस लॉ की परिभाषा लिखते हुए आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। अलग अलग इसके अंदर हम लोग शेप्स के सॉलिड पढ़ते हैं, उनकी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी आनी चाहिए। हो सकता है कि वो लॉन्ग इंफिनिटी वायर हो, वो स्पेयर भी हो सकता है, ठीक है, एक चादर भी हो सकती है, सीड भी हो सकती है ना। तो कोई सा भी एक एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है गाउसेस लॉ से। कौन से लॉ से? गाउसेस लॉ से। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में से क्लास 12 के बोर्ड के हिसाब से देखी जाए तो वो कौन सी है बच्चों? तो क्लास 12 के हिसाब से देखी जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है गाउसेस लॉ। यानी जो नेट फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स होता है। और फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये डॉट ds पढ़ेंगे। तो ये रिलेशन से हम लोग जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं, इंटीग्रेशन का यूज। अरे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखे थे ना क्लास 11 में, भूल तो नहीं गए रे? नहीं भूले ना, तब तो बढ़िया है। चलो बच्चों, तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि इसके अंदर हम ये चीजें पढ़ना है, क्या चीजें आने वाली। जैसे आपके प्यारे भावेश सर, सहेते सर कहते हैं ना कि देखो चैप्टर शुरू हो रहा है, पहले समरी बताते हैं ना। उनका फिक्स एग्जाम्पल का, आप कहीं घूमने जाओगे तो मेनू कार्ड लोगे, ये चीजें करोगे, पता है ना। तो उसी तरीके से मैं भी आपको यही चीज बता रहा हूं कि आपको ये चीजें इलेक्ट्रिकल की घूमनी है, और यहाँ पे मैं आपको घुमा के लेके आ जाऊंगा। आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे कोई तकलीफ, समस्या, दुख, परेशानी है क्या बच्चों? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या चीजें और क्या क्या बातें इसमें आने वाली इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, वापस आ चुका है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या टर्म से? विद्युत आवेश। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे हिंदी वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे, सर तो पूरा इंग्लिश भर दिया, सर हिंदी वालों के लिए क्या है? तो हिंदी वालों को पढ़ा देना, बोलते ना बच्चों हेडिंग लगाओ। तो ये लो सर हेडिंग, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहा जाएगा विद्युत आवेश। तो सबसे पहला टर्म्स हमारा चैप्टर में जो बनता है वो बनता है चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्ज। जनरली इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज ही बोलते हैं, लेकिन इसके जैसी कोई सिमिलर टर्म्स होती भी नहीं, तो कुछ लोग इसको चार्ज भी बोल देते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बात समझ। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है? देखो बच्चों, जैसे तुम आंखें तान के मेरे को देख रहे हो और मैं आपकी अच्छी अच्छी बातें बताऊं, आप सुबह बहुत जल्दी उठते हो, सर मजाक कर ली। आप सारे नियमों का पालन करते हो, सर बहुत अच्छी बात कर ली। तो ऐसा तो हम हैं। और सर हम तो पढ़ाई दबा के करते हैं ना? अरे करते हैं ना सर, हम तो पढ़ाई दबा के करते हैं। बस पढ़ाई के अलावा हमारे जीवन में कुछ और है क्या? अरे बोल दे भाई, पढ़ाई है ना, तब तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है, जैसे इंसान के अंदर अच्छे कैरेक्टर्स भी होते हैं और बुरे कैरेक्टर्स भी होते हैं। दिखते हैं क्या? अब पीजे सर खड़े, आपको दिख रहा है कि पीजे सर के अंदर कौन सी अच्छी बात है और कौन सी बुरी बात है? अब सवाई जी सर को देखते होंगे, मयूर वाले, तो देख के किसी इंसान के बारे में पता चलता है उसके अंदर क्या क्या गुण है। वैसे तो सवाई जी सर ग्रेट है, उनके अच्छे गुण ही हैं। और अभी आप लोग जो है एक टीचर को और भेज दिया हमने, भाभी जी सर को, वो तो बंदा ग्रेटेस्ट पर्सन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी इंसान के अंदर के गुण के बारे में पता होता है कि अंदर के गुण कैसे होते, तो देखे तो जैसे नहीं कर सकते, यानी वो भी इनविजिबल चीज है कि नहीं है? है कि नहीं है? उसी तरीके से चार्ज भी इनविजिबल चीज है। मैंने पहले ही बोला था, दिखाई नहीं देगा। सर काल्पनिक है क्या? काल्पनिक कैसे? वो चल तो हो रहा है। यानी कि इनविजिबल चीज के बारे में बात करेंगे, जो आयंस होंगे, जो चार्ज होंगे। तो पहली बात तो यही है कि चार्ज जो होता है वो किसी भी पदार्थ का अंदर का गुण होता है।
यानी कि चार्ज इज ए इनर्शिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि किसी भी पदार्थ के अंदर का जो गुण है वो कौन होता है, चार्ज। आई बात समझ में। इसी तरीके से हमने एक और अंदर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नाम याद है तुमको, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, जिसका नाम था मास। क्या नाम था बच्चों, मास। मास बोले तो द्रव्यमान। तो चार्ज सबसे पहली चीज इनर्शिक प्रॉपर्टी है, लिखने की जरूरत नहीं, सारा मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें बैठ के मस्ती से कानों में ईयरफोन डाल के कॉपी लेके पेन लेके पढ़ना है, बस खत्म। तो आई बात समझ में। तो सबसे पहली चीज क्या बोली चार्ज के बारे में, कि चार्ज जो है वो इनर्शिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। किसके सिमिलर है, मास के सिमिलर। ये बात मैंने आपको बताई। और भी काफी चीजें जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं यहाँ पे। चलो, मैंने आपको बोला ही था, क्या बात लिखी हुई पढ़ लो तुम लोग। वही बात है जो मैं बोल के आया हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। अरे श्यामलाल, बोला था कि नहीं बोला था कि आवेश जो है वो रुका हुआ है, उसके बारे में ही पढ़ना है। और यही बात मैंने आपको लिखी है। सर नोट्स में लिखनी है क्या, लिखने की जरूरत नहीं है, सारा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो हिंदी वालों को क्या ध्यान रखना है कि आवेश जो होता है, हिंदी वाले लिख देना कि आवेश जो होता है, आवेश जो होता है वो चल भी सकता है और रुका भी होता है। लेकिन अपनों को यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में। आवेश की स्थिर अवस्था बोले तो आवेश कहाँ है, विराम में है। ये चीज और ये कहानी हम लोगों को पढ़नी है। आई बात समझ। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने भी बोला ही था, वापिस आ गई, वापिस बता दी। अब देखो आगे बेटा, क्या अच्छी बात लगी है। तुम्हारी तरह ही थे कोई झिंगुर, तुम झिंगुर हो ना? नहीं सर, हम तो इंटेलिजेंट टैलेंटेड बॉय हैं सर, क्या बात कर रहे हो। देखो, ग्रीक के अंदर एक चीज नोटिस की, कहां की बात हो रही है, ग्रीक के अंदर। ग्रीक के अंदर पहली चीज नोट की गई कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता था वो क्या होता था। तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोई फर के टुकड़े थे, उनको उन्होंने एम्बर से रब किया। क्या किया, एम्बर से रब किया। यानी दो हमारे पास में कह सकते हैं कि मेटर्स थे, एक एम्बर था एक फर था, दोनों को आपस में क्या किया, रब करने से यहां पे चार्जिंग का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो मैं आपको बता भी दूं, जनरली हम पढ़ेंगे भी कि हम लोग जब फ्रिक्शन करते हैं दो बॉडी को, उसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है। एक बॉडी चार्ज है वो गेन करती है और एक जो होती है वो डोनेट करती है, ठीक है। यानी एक में कमी हो जाएगी और एक में अधिकता हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ, एम्बर को फर से जब हम लोगों ने रगड़ा तो उन्होंने बोला कि इसमें किसी चीज का ट्रांसफर हुआ है। तो वो चीज कौन सी थी, तो वो चीज थी इलेक्ट्रॉन। कौन थी प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने वो इलेक्ट्रॉन नाम कैसे दिया, तो एम्बर को बेसिकली क्या कहा जाता है ग्रीक में, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एम्बर को बेसिकली ग्रीक में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसीलिए इन्होंने एम्बर से फर के टुकड़े को फ्रिक्शन करके ये चीज उन्होंने देखी थी कि ऐसे जो है वो इलेक्ट्रॉन आता है या ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो उसी एम्बर के आधार पे इसका नाम क्या दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको यहाँ पे ये भी चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस तरीके से ट्रांसफर हुआ होगा और कैसे उसका नाम दिया गया, वो भी मैंने आप लोगों को समझाया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दुख वाली बात नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते, बेसिक चीजें जो मैं बता चुका हूं वही है और थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अब देखना बेटा हमने क्या चीज लिखी है, ध्यान से सुनना। मैं आपको कुछ केसेस बताने वाला हूं, उस केसेस के बारे में देखना। एक सेकेंड, ये सिस्टम, चलो फाइनली कुछ समझ में आया। देखो, कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। क्या लिखा मैंने, यू माइट ऑब्जर्व सम ऑफ दिस केसेस
मैं आपके सामने कुछ केसेस बता रहा हूं, उनको ऑब्जर्व करना। ये देखो, इसने किसी भी चीज को टच किया तो इसके बाल खड़े हो गए। तुम वायर को लगा के खड़ा मत कर लेना, हाथ लगा के बाल सारे के सारे क्या कहोगे, जोर का झटका जोरों से लगा, फिर हम भी कहेंगे वो थे कि है बेटा, ऐसा काम मत करना। तो कहने का मतलब चीज को देखो, तो आप इस डायग्राम को देखिए, चीज नोटिस करो कि इस इंसान ने यहाँ पे किसी चीज को टच किया तो उसके बाल सारे के सारे खड़े हो गए। और आपको पता है ऐसा कब होता है, बताने की जरूरत है क्या? क्या कहते हो? करंट लग गया। क्या लग गया? करंट लग गया। क्या बात है बच्चे। अब देखना आगे, ये देखो, जैसे कि ये कॉम्ब होती है, अरे कॉम्ब कौन यूज करते, सब करते हैं ना, लेकिन जनरली हमारी बहनें जो होती है वो बढ़िया से ऐसे से बाल बनाती शीशे के अंदर। वाओ, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मेरे जैसा ना कोई है ना कोई होगा, सबसे सुंदर मैं दिखनी चाहिए, ये हमारी बहनें कहती है। जो हमारी बहनें हैं 10 किलो फेयर लवली 5 किलो पाउडर लगा के रेडी होती है, उसके बाद में कॉम्ब को नीचे रखती है, तो क्या होता है, जब कुछ पार्टिकल्स होते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो ये भी किस कारण से हुआ होगा, एक और चीज देख लेते हैं। ये देखो, तुम्हारी फोटो है, हंस क्या रहे हो साले जिंगुरो, तुम ही हो। तो ये तुम्हारी फोटो है, और फोटो के ऊपर देखो तुम्हारे बाल के ऊपर ये गुब्बारे चिपक रहे हैं। चिपक रहे नहीं चिपक रहे? देखो पहले वाले केस में क्या हुआ कि पहले वाले केस में हमारी बहन ने जैसे ही टच किया इसके बाल क्या हो गए, ऊपर आ गए। उसके बाद में जैसे ही कॉम्ब को कागज के टुकड़ों पे रखा गया तो वो चिपक गई। और यहाँ पे देखोगे तो बैलून जो है वो तुम्हारे ऊपर जो है वो बालों के ऊपर चिपक गए। कितने अच्छे लग रहे हो तुम, हंस भी रहे हो सब, है शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। चलो, ये तीन चीजें हुई, ये तीनों चीजें किसके कारण? सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस केसेस? इस केसेस के अंदर क्या हुआ होगा तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाई? क्या कहा बच्चों? इस केसेस के अंदर ऐसी क्या चीज हुई जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट को टच किया गया, जिसके बाल जो है वो ऊपर आ गए, और इसके अंदर कागज के टुकड़े चिपक गए, और इसके ऊपर सारे के सारे बैलून चिपक गए। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ये पहली चीज के बारे में हमें समझना है। तो पता है ना कौन है, बताने की जरूरत है नहीं, और वो चीज जो है वो चार्ज है, आपको पहले ही पता है। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है इसके बारे में, देख लो। चलो देखो बेटा, एक बॉडी है कंडक्टर, अभी कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़े, एक बॉडी के, आप सोचिए कि बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है। हाँ, चार्ज है वो बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं, बाहर भी दे सकते हैं, लेकिन अभी जनरली ये समझ रहे हैं कि हमारे पास में एक बॉडी है और उस बॉडी को बाहर चार्ज किया गया है। क्या यहाँ पे चार्ज चलता हुआ दिख रहा है क्या? ध्यान से देखना, यहाँ पे चार्ज चलता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी की सरफेस के ऊपर हम लोगों ने चार्ज को होल्ड किया है, यहाँ इस बॉडी की सरफेस के ऊपर चार्ज है। क्या कहा बच्चे? ये जो बॉडी है, इस बॉडी के सरफेस के ऊपर चार्ज है या इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, ये बात हमने की। तो दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्ज ऑन इस सरफेस, यानी कि इस बॉडी की सरफेस के ऊपर हमने जो चार्ज रखा है, कैसा चार्ज रखा है? तो अभी देखिए, मैंने चार्ज के बारे में नहीं बताया है कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। वो सारा इस पीपीटी के अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखना आगे बेटा, देखिए, दिस चार्जेस आर नॉट इन मोशन। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि ये चार्ज है वो गति नहीं कर रहा है, बट स्टेशनरी ऑन द सरफेस। कि यहाँ पे ये जो आवेश है, हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं कि आवेश जो है वो गति नहीं कर रहा है, आवेश सतह पर स्थिर है। जो चीज मैं पहले ही बोल चुका हूं, यानी जो चीजें मैं बता चुका हूं उसके बारे में ब्रीफ के अंदर मैंने लिखा भी है और ब्रीफ में बात कर भी रहा हूं मैं। आई ना बात समझ में बच्चों? तो यहां तक कोई तकलीफ हो तो कोई तकलीफ नहीं। क्या बोला? आवेश के बारे में अभी हम पढ़ने नहीं है, मैंने आपको बताया आवेश, आवेश रुका हुआ है, आवेश क्या होता है, सारी चीजें बताई। वो सारी की सारी चीजें वापिस यहाँ पे आएगी। तो पहली चीज यहाँ पे इसने ये बताया, आवेश स्थिर है, आवेश चल नहीं रहा है। किस तरीके से इस बॉडी को देख लो आप। तो ये जो हमारे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ध्यान से देखना, इस तरीके से हम लोगों ने चार्ज को सरफेस पे रखा है। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो मोशन में नहीं है, अर्थात चार्ज रेस्ट में है। जो पहली क्लास से ही हम ये बात कर रहे हैं कि चार्ज रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है और रुका हुआ रहेगा 2 चैप्टर के अंदर। आगे बात करते हैं।
चलो आगे क्या बात है, क्या कहानी है, ध्यान से देखते हैं। आगे की कहानी वही है जो मैं आपको बता चुका कि जो रुके हुए चार्ज की स्टडी है वो इलेक्ट्रोस्टैट कहलाती है, यानी कि स्थिर आवेश का अध्ययन क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो इसने लिखा है वो क्या लिखा है, स्थिर वैद्युत के बारे में लिखा है, स्थिर वैद्युत। तो क्या लिखा, स्टडी ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट, यानी कि जो चार्ज रुका हुआ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट कहलाएगा। इतनी कहानी, इतनी चीजें हम पढ़ के आए थे और वो मैंने आपको समझा दी। यहां तक कोई आपको तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तसल्ली से देखो, समझो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहानी को थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये हमने देखा सरफेस के ऊपर कैसे चार्ज रुक यहाँ पे पड़े। जब चार्ज मोशन में होगा तब कैसे होगा, जब हम लोग वायर देखते हैं ना तो वायर के अंदर चार्ज मूव होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक टुकड़ा भी बताया था, ये देखो, ये हमारे पास में कॉपर का वायर है। इस कॉपर के वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहे होंगे। कैसे हो रहे होंगे, ध्यान से देखना। ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जनरली मूव करता है बताने की जरूरत है क्या, जो पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन जनरली इलेक्ट्रॉन जो किस तरीके से मूव करता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा। यानी जनरली हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे तुम पढ़ाई के अपोजिट होना, कि तुम्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे पिताजी बोलते हैं कि पढ़ो, तुम कहते हैं कि नहीं पढ़ेंगे। उसी तरीके से ये भी है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत दिशा में कौन जाती है, धारा जाती है। ये चीज है, ये चीज मैंने समझाई। तो ये वाला केस मैंने आपको जो समझाया था ना पिछले वाला, यहां पे क्या है देखो, सरफेस है और सरफेस के ऊपर चार्ज है, यानी कि सरफेस के ऊपर चार्ज अर्थात चार्ज कहां पे है, रेस्ट कंडीशन में है। चार्ज कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है। और यहां पे देखोगे तो चार्ज जब मोशन के अंदर होगा तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से हमारे पास में एक वायर है और वायर के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं। चलो यहां पे लिख दिया, दे चार्ज आर इन मोशन। आवेश क्या कर रहा है बेटा, आवेश गति कर रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने यहां पे पढ़ा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, द मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश जो गति करता है उसकी गति क्या कहलाती है, डायनेमिक। यहाँ इसे क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हिंदी वालों लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखना कि आवेश लिखो। चलो हिंदी वालों को बहुत आदत होती है ना, सर बोलते हो लिखो। आवेश जब गति करेगा तो उसे डायनेमिक कंडीशन या विद्युत धारा कहा जाएगा। आगे बात समझ में। सर आप लिख दो तो कि तुम्हें लिखने में क्या हो रहा है। तो क्या बोला, स्टडी ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड डायनामिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन, ये लो समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टेट और करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहे तो क्या डिफरेंस है। यहां पे चार्ज, आवाज नहीं आई, रुका हुआ है, और यहां पे चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, अभी वापस बोल रहा हूं, व्हेन चार्ज एट स्टेशनरी और रेस्ट, जब आपका चार्ज स्थिर अवस्था में हो या रुका हुआ हो, ये रही वही कंडीशन, वापस लिखिए। तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। और जब हमारा चार्ज क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, जब चार्ज क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो अर्थात गति कर रहा हो, तो क्या कहलाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो कुल मिला के हमने जो पढ़ा वो सिर्फ दो बातें पढ़ी, आवेश रुका हुआ है,
तो इलेक्ट्रोस्टेट आवेश चल रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस अभी मैंने चार्ज के बारे में बताया मेरी तरफ से, लेकिन पढ़ाया कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि तुम अभी मन में सोचने लग जाओगे सर ने चार्ज के बारे में बताया नहीं, क्योंकि पता है ना मनुष्य जीवन है, ज्यादा सोचते हो, सपने कलेक्टर के देखते हो, पढ़ाई कितनी करते हो मुझे भी पता है, आपको भी पता है ना, तासे मत बेटा जिंगू, समझा? देखो आगे देखो ध्यान से। चलो चलो आ गया फाइनली कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी कि चार्ज क्या होता है। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन मैंने लिखा रखी है। डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा की बात करते हैं। सर हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे आवेश की परिभाषा। ये लो आवेश की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से सुनना और समझना आवेश की परिभाषा के बारे में। देखिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सारी चीजें मैं हमेशा पहले ही बता देता हूं। मेरा एक तरीका होता है कि स्टूडेंट को पहले सारी चीज बता देता हूं। भाई तुम घूमने जाते हो तो पहले ये तय करते हो नहीं कहाँ कहाँ जाना है, तो फिर जाने में आसानी होती है कि नहीं होती है रे। कहीं तुम्हें भेज दूं शिमला मनाली, पहले देखोगे ना ट्रेन कहाँ से जानी है, बस कहाँ से जानी है। सर हम तो एरोप्लेन से जाने वाले, तो हमारे बस और ट्रेन की जरूरत नहीं होती। भाई बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, एक जनरल एग्जाम्पल लिया। अब देखना बेटा, मैं आपको पहले क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऐसा भौतिक गुण जिसे उसका किसी पदार्थ को अनुभव होता है, यानी पदार्थ के अंदर वो चीज होती है जो मैं आपको बताया था। देखना यहां पे कि जो आपके पास में फोर्स लगा दे, क्या लगा दे, फोर्स, व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर, यानी एक चार्ज मैटर, यानी कि एक आवेशित बॉडी दूसरी आवेशित बॉडी के पास आए और वो एक दूसरे की तरफ क्या लगाए, फोर्सेस, तो वो ये किसे अनुभव होता है, उस पदार्थ को अनुभव होता है। मैंने यही तो बोला कि एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे खुद अनुभव होवे, किस चीज का, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स का अनुभव हो। आई बात समझ, एक दूसरे के रेस्पेक्ट, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, वो बहुत होशियार होते हैं, शातिर होते हैं वो बच्चे। तो क्या बोला, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ की ऐसी भौतिक गुण दैट कॉजेज टू एक्सपीरियंस, वो जो है एक्सपीरियंस करे किस चीज का, एक फोर्स का। कब, जब वो एक दूसरे के पास में रखे हुए हो। आई बात समझ, कहने का मतलब है कि एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी के पास रखी हो तो इन दोनों को क्या लगे, फोर्स का अनुभव होवे। किसका अनुभव होवे, फोर्स का। एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी के पास रखी हो तो भी इसे क्या अनुभव होवे, फोर्स। तो कुल मिला के ये बात क्या करना चाहता है कि जब दो बॉडीज को पास में रखा जाए तो उन बॉडी को बल का अनुभव होवे, तो वहां पे जो है हमें विद्युत बल का अनुभव होता है। तो ये चार्ज का कंसेप्ट है, परिभाषा नहीं बताया, कंसेप्ट क्या बताया कि जब दो बॉडी को पास में रखा जाए बॉडी कैसी है, दोनों आवेशित है, ये ध्यान रखना। जब दो चार्ज बॉडी को पास में रखा जाए तो विद्युत बल का अनुभव करें। आई बात समझ, जब दो बॉडी को पास में रखें तो वो जो है वो एक फोर्स का अनुभव करे या इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होल्ड करे। ये चीज लिखी भी है और मैंने समझा भी थी। चलो देखो कैसे होता है, ये भी बता देते हैं तुम लोगों को। अब देखना ध्यान से, ये देखो, ये एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज। सर ये तो भागती हुई दिखा, तुम ही तो भाग रहे हो किसी की तरफ, किसी की तरफ मतलब क्या, पढ़ाई की तरफ भाग रहे हो, गलत सोचते हो।
तो ये बॉडी है चार्ज, इस पे कैसा चार्ज लगा है? पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया नहीं ये चार्ज के क्या टाइप होंगे, अब बता दूंगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ आ रही है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अभी तो बोला कि जब दो बॉडी को पास में रखा जाए तो उन्हें एक फोर्स का अनुभव हो, तो यहाँ पे इनको कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मैं अभी बताऊंगा अभी, है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो एक पॉजिटिव बॉडी जो है वो नेगेटिव बॉडी की तरफ जाती है तो उसे हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये चीज हमें पता है। अब देखना दूसरी चीज के बारे में मैंने बता ही दिया। देखो यहाँ पे वापस लिखा हुआ भी है कि ये कौन सा फोर्सेस है बच्चों? अट्रैक्शन फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस है? अट्रैक्शन। अच्छा, हिंदी वाले सोच रहे हैं कि सर क्या कहेंगे हिंदी में? अरे हिंदी में कुछ नहीं कहेंगे, आकर्षण बल कहेंगे। पता नहीं इतना सोच सोच के दिमाग को पता नहीं क्या कर दिए तुम लोग। ये हो गया तुम्हारा आकर्षण बल। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर इन बॉडी को यहाँ पे दोनों चार्ज की नेचर कैसी है? अलग अलग है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, अपोजिट नेचर है चार्ज की। तो चार्ज की नेचर कैसी है? यहाँ पे चार्जेस नेचर that is opposite nature. Suppose that the nature of charges are same, just like charges and unlike charges. That is unlike charges and now that is like charges. देखो सेम चार्ज, तो सेम चार्ज जब पास में होंगे तो उन्हें रिपल्सन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, दैट इज प्रतिकर्षण बल। तो आगे बात समझ में इस तरीके से क्लियर? तो क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को ये बोला कि कभी भी दो चार्ज को पास में रखा जाए तो उन्हें कौन सा फोर्स लगे? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन सा? तो जब चार्जेस जो वो लाइक हो जाए, कैसे हो जाए? लाइक मतलब उनकी नेचर कैसी हो? अपोजिट, सॉरी अनलाइक चार्जेस। इनकी नेचर कैसी हो? अपोजिट। ये दोनों अनलाइक चार्जेस है। और ये चार्जेस कैसे? लाइक चार्जेस, यानी इनकी नेचर कैसी है? सेम। जब नेचर इनकी सेम होगी तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? रिपल्सन। और जब इनकी नेचर जो है वो अपोजिट होगी तो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छे तरीके से समझ में आई? अब आगे देखना, ध्यान से समझना। कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है। ये जो फोर्सेस आया है, दिस फोर्सेस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी से, जिस गुण से ये बल आया है वो गुण क्या है? वापिस बात आएगी नहीं उसके बारे में कि ये चार्जेस है और ये चार्जेस है, इन चार्जेस के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। जिस गुण के कारण फोर्स लग रहा है वो गुण कौन है? हमने बोला था सबसे पहले ये आवेश है, बोला था कि नहीं बोला था? तो यहां से क्या परिभाषा निकल के आ गई कि दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से जो फोर्स आता है वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी है क्या? वो गुण क्या है बेटा? आवेश। तो बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि पदार्थ का जो आंतरिक गुण है वही आवेश है। तो यहाँ पे गुण किसके है बेटा? पदार्थ के गुण के बारे में बात हुई है और वो क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। इंग्लिश वालों के पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं। तो देखो अभी तक हम आवेश तक नहीं पहुंचे, अब पहुंचे, ठीक है। तो धीरे 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 बताता रहता हूं और समझाता रहता हूं। आगे देखिए बच्चों, चार्जेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चार्जेस जो होते हैं वो बच्चों दो प्रकार में डिवाइडेड हैं। कितने प्रकार में? दो। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखी है मैंने। तो पहला वाला जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी धन आवेश कहते हैं इसे। और दूसरा वाला जो चार्ज रहेगा वो ऋणावेश रहेगा। इस तरीके से एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश है। ये इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से। आपको पता ना चार्ज का सिंबल क्या होगा? चार्ज का सिंबल क्यू होता है, ध्यान रखना। आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्यू होता है। तो चार्ज का सिंबल बना दिया मैंने। आवेश की यूनिट क्या होती है पता है ना? कूलाम होती है। क्या होती है बेटा? कूलाम। ध्यान रखना, भूल जाओगे तुम। इस तरीके से। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, हमारे पास में बेसिक चीजें होती है। प्रोटॉन के बारे में नाम सुना होगा आपने
किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। और आपने जो नाम सुना होगा वो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी सुना होगा। अरे सुना के नहीं सुना रे, ये बोलो सुना। तो सर ये बताइए प्रोटॉन कैसा चार्ज है? तो प्रोटॉन जो होता है वो बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो हमारे पास में होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए प्रोटॉन जो है वो हमेशा हम क्या कहते हैं? धनावेश होता है। तो हिंदी वाले शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो एक धन आवेश होता है। आई बात समझ में? अरे मेरे बच्चे, मेरे झिंगूर, मेरे लाल, मेरे पीले, हंस ले रे, क्या है उदास बैठा? आगे बात समझ में? चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने बोला कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा रे? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इज सेड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बेसिकली ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? ऋण आवेश होगा। तो प्रोटॉन तो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा। अब देखो थोड़ी सी बातें और करते हैं। चलो जनरली हम लोग चार्ज क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे, लेकिन यहां पे भी बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बेसिकली कितना होता है। तो मैग्नीट्यूड चाहे वो पॉजिटिव चार्ज का लिखे चाहे नेगेटिव चार्ज का लिखे, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी कि आवेश का मान कितना होता है। बेसिक बात करेंगे। तो आवेश का जो मान होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर बोले प्रोटॉन के बारे में तो पॉजिटिव लगा देना, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव लगा देना। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल बात की दोनों के केस में। अगर प्रोटॉन की वैल्यू पूछे कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो क्या बोलोगे? प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसे प्लस ही बता दोगे। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये कैसा हो जाएगा रे? नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन की नेचर कैसी है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी है? नेगेटिव। आगे देखना और समझना। देखो एक बहुत प्यारी बात बोली इस पर। इन्होंने बोला, यानी कि मैंने बोला, इन्होंने बोला, मैंने बोला, मेरे लिखा हुआ है कि आवेश जो राशि है ना वो स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि है। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है बेटा। चार्ज के पास चार्ज जो है केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड रखता है। क्या रखता है? मैग्नीट्यूड रखता है। इसका कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। ये चीज ध्यान। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो हमारा चार्ज होता है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखना आगे और समझना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता रखी है? सर आपने वही तो प्रॉपर्टी बताई कि आवेश जो होता है वो पदार्थ का इंटरेक्टिव गुण होता है, वगैरह वगैरह। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? ध्यान से देखिएगा। चलो सेमी आई है जो मैंने बोला था। क्या प्रॉपर्टी आई? एक तो आया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अर्थात आंतरिक गुण है। और किसके जैसा है रे? द्रव्यमान के जैसा। अरे झिंगुर किसके जैसा? द्रव्यमान के जैसा। क्या लिखा? चार्ज लाइक मास। चार्ज जो होता है वो मास जैसा होता है। एंड फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये पदार्थ की मूलभूत और आंतरिक गुण। जैसे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये किसी भी पदार्थ का, थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं बच्चों, किसी भी पदार्थ का मूलभूत आंतरिक गुण है। इस तरीके से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान से देखना हो समझ। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ध्यान से देखना। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि चार्जेस जो होते कैसे कैरी होते हैं। अगर चार्जेस हमारा प्रोटॉन की फॉर्म में है तो पॉजिटिव होगा,
और अगर हमारा चार्जेस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक होगा प्लस ई और एक होगा माइनस ई। प्लस ई वाले चार्ज को क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहा जाएगा, और माइनस ई वाले चार्ज को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है बता चुका हूँ, 1.6 गुना 10⁻⁻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 ⁻
क्या बताया कि समान प्रकृति के जब चार्ज होंगे और असमान प्रकृति के जब चार्ज होंगे तब क्या होता है, जब आवेशों की प्रकृति कैसी हो, असमान, और जब आवेशों की प्रकृति कैसी हो, समान। उन दोनों केसेस के अंदर क्या क्या होता है, जब आवेशों की प्रकृति असमान हो, जब आवेशों की प्रकृति या नेचर कैसी हो, असमान हो, अर्थात दोनों की नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा कैसा है, नेगेटिव, और पहला नेगेटिव है तो दूसरा कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगती है वो आपको पता ही है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिसे कहते हैं प्रतिकर्षण अर्थात रिपल, यानी ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, रिपेल। और उसी तरीके से इनकी नेचर कैसी होगी, लाइक। कैसी होगी, लाइक। सही लिखा है क्या, झिंगुर सालो, बोलते भी नहीं हो तुम लोग। सर क्या बोले, ऑनलाइन में आप कहीं हो हम कहीं हैं, अट्रैक्शन लगेगा बेटा, ध्यान रखना। लिखा हुआ तो है अट्रैक्शन, आकर्षण। और जब इनकी नेचर कैसी हो जाएगी, लाइक चार्जेस, तब क्या होंगे बेटा, रिपेल। रिपेल बोले तो प्रतिकर्षण। ये ध्यान रखना, यानी कि जब चार्ज की नेचर सेम होवे, पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव तो रिपेल, और इनकी प्रकृति कैसी होवे, अपोजिट, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो चलो एक डायग्राम है वो भी समझा देते हैं। चलो ध्यान से देखिए और समझिए। देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी कैसा, पॉजिटिव। तो ये दोनों कैसे चार्जेस है बेटा, लाइक चार्जेस। कैसे है बेटा, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस बोले तो इन दोनों की नेचर कैसी है, सेम। और ये कैसे चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है। ये चार्जेस कैसे, अनलाइक। अनलाइक बोले तो इनकी प्रकृति कैसी है प्यारे बच्चों, तो इन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है प्यारे बच्चों समान है, और इन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो कैसी है बेटा, विपरीत। तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये इसको बुला रहा है, ये इसको बुला रहा है, अर्थात क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बोले तो प्यारे बच्चों आकर्षण। इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन बोले तो प्रतिकर्षण, एक दूसरे को देख के जल रहे हैं। जैसे तुम एक दूसरे दोस्त को देख के नहीं जलते कि उसके इतने नंबर कैसे आ गए, और कुछ मेरे जैसे होते जो खुश होते, बढ़िया बात है भाई, है ना। तो ये रिपल्सन का मतलब है प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये क्या है बेटा, अट्रैक्शन, एक दूसरे के पास में आएंगे। आई बात समझ में कि नहीं रे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चमका के नहीं चमका रे, अरे सर चमक के आगे बढ़ो फटाफट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले गुण की बात करते हैं कि चार्ज जो है वो वेरीज कैसे होगा। तो फोर्सेस जो होते हैं उसके बारे में बात की। बेसिकली ये कुलाम्स लॉ की बात है कि कुलाम्स लॉ में आप पढ़ोगे ना, है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्सेज होता है ना वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या बोला कि जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि फोर्सेस वेरी कैसे करता है, तो फोर्स जो R स्क्वायर में वेरी करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस वेरी इज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। यानी कि हमारा जो बल है वो बल कैसे परिवर्तनशील होगा, तो बल जो है वो वेरी करेगा किसके, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
इस तरीके से करेगा। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो किस तरीके से कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखना ध्यान से, एक चीज और देखना बेटा, ये काफी अच्छी चीज है, इसके बारे में आपको समझाता हूं। चार्ज इज ए कंजर्वेटिव, यानी कि चार्ज की जो नेचर होती है ऑलवेज कैसी होती है, संरक्षित रहती है। कैसी रहती है, संरक्षित। यानी आवेश जो हमेशा है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब क्या है कि आपके पास में इनिशियल कंडीशन में जितना नेट चार्ज था, आपके पास में इनिशियल कंडीशन में जितना नेट चार्ज था उतना ही चार्ज आपको कहाँ दिखेगा, फाइनल कंडीशन में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, फाइनल कंडीशन में। कैसे, सपोज मेरे पास में एक इस तरीके से सिस्टम है और मेरे पास में यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम और यहाँ पे 3 कूलम। यहाँ पे कितने चार्ज है, 3 चार्ज है। फर्स्ट चार्ज कितना है, 1 कूलम, सेकंड कितना है, 2 कूलम, थर्ड कितना है, 3 कूलम। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, कितना बचा, 6 कूलम। अगर ये इनिशियल कंडीशन में था, जब इसकी फाइनल कंडीशन हुई, कौन सी बेटा, फाइनल कंडीशन हुई, ये चार्ज के टुकड़े हो गए अलग अलग, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम। लेकिन नेट चार्ज कितना है अभी भी यहाँ पे, तो क्यू नेट अभी भी कितना आ रहा है, +1 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम। तो नेट कितना हुआ, 1 +1 2 +1 3 +1 4 +1 5 +1 6। अभी भी क्यू नेट कितना है, 6 ही है। तो इसलिए कहते हैं चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। यानी कि जो चार्ज हम लोग इनिशियल कंडीशन में लेके चलते हैं उतना ही चार्ज हमारा कहाँ होना चाहिए, फाइनल कंडीशन में होना चाहिए। अब देखो ध्यान से और समझो। अब देखना ध्यान से और समझना मेरी बात को। चार्ज इज क्वांटाइज, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इसको तरीके से समझाता हूं। जैसे कि आप लोग, एक प्लेस है ए और एक दूसरा प्लेस है बी, आप क्या चाहते हो कि आप यहां से यहां जाना चाहते हो। जैसे कि मान लो हम लोग बाड़मेर में हैं और हम लोग घूमना चाहते हैं और हम लोग चले गए मान लो दुबई। तो जैसे ही आप लोग बाड़मेर से दुबई जाओगे तो आपको क्या चाहिएगा, सामान चाहिएगा साथ में रखने के लिए, वरना एक दिन से ज्यादा नहीं रुक पाओगे, समझ गए ना। तो कहने का मतलब कि आप एक लगेज लेके जाओगे, तो उस लगेज में क्या रहेगा, आपका सामान रहेगा पर्सनली, आपके जो रूटीन लाइफ में जो जो चीजें काम आती है वो वाली। तो उसी तरीके से कहता है चार्ज, क्या कहता है कि जब मैं जाऊंगा, जब मैं गति करूंगा तो मैं कुछ न कुछ लेके जाऊंगा। क्या करूंगा, कुछ न कुछ लेके जाऊंगा। तो चार्ज कभी भी ट्रांसफर होता है या चार्ज कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एक फंडामेंटल चार्ज के रूप में जाता है, एक मूलभूत आवेश के रूप में जाता है। और वो जो मिनिमम मूलभूत आवेश होता है वो होता है ई। यानी कि आवेश जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एक इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर। यानी जैसे 1 चार्ज गया तो 1 के साथ में कौन जाएगा, ई। 2 चार्ज गए तो 2 का ई, यानी कि ई की फॉर्म में चार्ज जाएगा। जितने चार्ज आएंगे, n गए तो n। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज होता है वो क्वांटा का फॉर्म होता है और n जो होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है कि आवेश जो होता है वो हमेशा मूलभूत आवेश के रूप में जाता है। तो आवेश जो होता है वो न्यूनतम मूलभूत आवेश के रूप में जाता है। और वो न्यूनतम मूलभूत आवेश कौन होता है बेटा, वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, अर्थात ई के फॉर्म में जाता है, जिसका मान मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी तुम बोल दोगे सर ये तो
पॉजिटिव लिख रहे हो आपने बार ये बताया, तो अभी थोड़ा सा है ना चीज़ों पे पहुंचे नहीं, इसलिए थोड़ा सा ना ध्यान से रहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चार्ज जो होता है वो हमेशा योज्य प्रकृति का होता है। योज्य का मतलब आवेश, जैसे आप नंबर को जोड़ते हो ना वैसे आप आवेशों को जोड़ सकते हो। जिस तरीके से आप नंबर को जोड़ते हो ना वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आवेश को भी जोड़ सकते हैं। तो इसे कहते हैं एडिटिव नेचर्स। तो चार्जेस की नेचर कैसी होती है, एडिटिव होती है। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो टोटल चार्जेस होते हैं वो इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में जोड़ा था 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, तीनों को जोड़ा तो नेट क्या आया, तीनों के सम के बराबर आया कि नहीं आया। यानी कि जब हमारे पास में इंडिविजुअल चार्जेस पड़े हैं हम उनको ऐड करके उनका नेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एडिटिव। तो चार्ज की नेचर कैसी होती है, योज्य होती है। और जो कुल आवेश होता है वहां पे अलग अलग जो आवेश होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो कुल आवेश किसके बराबर होगा, तो कुल आवेश वहां पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। ये यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात। तो कुछ प्रॉपर्टियां क्या क्या पढ़ी, मैं सारी प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले चार्ज एक इंटर्नशिप प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, किसके लायक होती है, मास के लायक होती है। ठीक है, आवेश जो है वो पदार्थ का आंतरिक गुण है। आवेश में मैंने ये भी बताया था कि जब आवेशों को पास पास में रखा जाए तो किसका अनुभव करते हैं, विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स का अनुभव करते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। कैसा होता है, कंजर्व अर्थात संरक्षित नेचर का होता है, ये मैंने आपको बताया है। इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज है वो फाइनल कंडीशन में रहना चाहिए। चार्ज क्वांटाइज होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। इसमें लिखना चाहो तो ये रहा, हिंदी वाले लिख सकते हैं, आवेश कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। तो आवेश कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑलवेज कन्वर्स। तो यहाँ पे जो आवेश है वो क्वांटीकृत होता है। फिर मैंने बताया आवेश योज्य होता है। क्या होता है, योज्य। और नेट जो होता है वो इंडिविजुअल के सम के बराबर आता है। आगे की बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम थोड़ा सा आगे एक और क्लास सेशन के अंदर लेंगे, तो उसमें बताएंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज रह गई। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये लास्ट प्रॉपर्टी है क्या इसकी, चलो कुछ प्रॉपर्टियां यहाँ पे रह गई है। चलो थोड़ा सा ही रहा, ये भी बता देता हूँ ना, फिर है ना। चलो ये तो हो गया ना हमारा। चलो आ जाओ, देखो ये किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि चार्ज का मान चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो वही रहता है, इनवेरिएंट होता है। क्या होता है, इनवेरिएंट, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी और द ऑब्जेक्ट मैथमेटिकली। ये भी पता किया गया कि रेस्ट कंडीशन में जो चार्ज का मान होता है वही कहाँ पे होता है, विराम अवस्था में होता है। ये देख लो, तो Q जो विराम अवस्था में रहेगा वो किस में रहेगा, Q का मान गति अवस्था में भी वही रहेगा। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है उस समय की बात करें या कोई चार्ज मोशन कर रहा है उस समय की बात करें, दोनों केस में जो है हमारे पास में चार्ज की वैल्यू सेम रहने वाली है। चार्ज कैसा है, इनवेरिएंट है, चार्ज वेरी नहीं करता है। क्या नहीं करता, वेरी नहीं करता है, अर्थात ये कभी भी मोशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है। ये चीज मैंने आपको बताई। आगे बात समझे बच्चों, अच्छे से क्लियर है। चलो आगे देखो, देखो यहां पे ध्यान से देखना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश का वितरण कह सकते हैं। हिंदी वालों के लिए क्या टर्म्स यूज करेंगे, आवेश वितरण या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे इंग्लिश वाले भाइयों के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिपेंड करता है बॉडी के शेप के ऊपर। किसके ऊपर, बॉडी के शेप के ऊपर, कि उस बॉडी का शेप कितना है, कंडक्टर की बॉडी का शेप। कंडक्टर बोले तो चालक। तो कोई भी चालक बॉडी है
उस चालक बॉडी में आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कोई भी चालक यानी कि कंडक्टर बॉडी है और उस कंडक्टर बॉडी में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डिपेंड करेगा कि किस में कितना ज़्यादा आएगा, किस में कितना कम आएगा। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी उसकी बॉडी के शेप के ऊपर। क्या बोला? शेप बोले तो आकृति के ऊपर। तो आवेश वितरण किसके ऊपर निर्भर करेगा? आकृति के ऊपर निर्भर करेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब किसकी आवेश घनत्व ज्यादा होगा? क्या बोला गया? किसका आवेश घनत्व ज्यादा होगा? यानी जो फ्लैट सरफेस है उससे किसका ज्यादा रहेगा? कर्व सरफेस, यानी वक्राकार जो सतह होगी, वक्राकार सतह होगी, उसका हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? ज्यादा। किससे बेटा? फ्लैट मतलब समतल से। फ्लैट एकदम सीधी सतह। कैसे? देखो एग्जांपल से समझ में आ जाए। ये दो स्टैंड है बेटा, ध्यान से समझना। ये दो स्टैंड है, इन दो स्टैंड के ऊपर इंसुलेटिंग स्टैंड है। कैसे? इंसुलेटिंग स्टैंड है। इनके ऊपर मैंने दो चार्ज को रखा। ये देखो बड़े एक गोल सरफेस है, फ्लैट है, लेकिन ये कर्व के रूप में। किसके रूप में? कर्व के रूप में। तो किसमें चार्ज ज्यादा रहने वाला? देखो इसमें भी मैंने चार्ज रखा, इसमें भी चार्ज रखा। आप खुद सोचिए अगर इस बॉडी को मैं थोड़ा सा पिचका के खींच दूं तो चार्ज अंदर और भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं होगा? तो कर्व सरफेस के अंदर हमेशा चार्ज क्या रहता है? ज्यादा। किससे बेटा? फ्लैट सरफेस से। किससे? फ्लैट सरफेस से रहता है। चलो, तो ये दोनों कैसे कंडक्टर था? स्पेरिकल कंडक्टर था एक था पर्ल शेप कंडक्टर। कैसा? पर्ल जैसा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं और बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट कब होते हैं एक दूसरे से? क्या क्वेश्चन डाला? क्वेश्चन है मेरे पास में, ये हिंदी वालों को भी लिख लो। चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कि आवेश आकर्षित कब होते हैं? आवेश आकर्षित होते हैं। ये देखो, अनलाइक, लाइक, न्यूट्रल और सिमिलर। देखिए न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज का मान नेगेटिव चार्ज के बराबर, दोनों चार्जेस के मान क्या हुए? बराबर। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, उस बॉडी को कहा जाता है न्यूट्रल अर्थात उदासीन। तो आपको बताना है कि आवेश कब आकर्षित होते हैं, यानी कि चार्जेस अट्रैक्ट कब होते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं या लाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास में दोनों चार्ज की नेचर कैसी हो? अलग अलग हो, तो वो एक दूसरे को लेकर अट्रैक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और जब सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं? रिपल्स हो जाते हैं। तो कौन सा आंसर सही होने वाला है? टिक कौन सा लगाना है? बोलो, ए, बी या सी या डी? सर ए लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ए। तो क्या हो जाएगा? अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। बोलो अगले क्वेश्चन का आंसर रिपेल करवाना है। क्या करवाना है? रिपेल। ऑप्शन क्या क्या है बेटा? अनलाइक, लाइक, डिसिमिलर और बोथ। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? एक चार्ज की नेचर कैसी है? पॉजिटिव, दूसरी की है पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को देख के क्या हो जाएंगे? रिपेल, मतलब दूर भागेंगे। तुम पढ़ाई को देख के दूर भागते हो कि नहीं रे? सर नहीं भागते। इस तरीके से। तो आपसे ये या बी टिक कर दें। चलो, चार्ज डेंसिटी शार्पली कर्व की जो है वो फ्लैट सरफेस से क्या होती है? आपको बतानी है कि हमारे पास में जो वक्राकार सतह होगी, उस वक्राकार सतह का आवेश घनत्व फ्लैट सरफेस से क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? अभी जस्ट बताया था कि नहीं बताया था? मिनिमम होगा, सेम होगा, मैक्सिमम होगा या जीरो? कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? सी, ज्यादा होगा। अभी हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इस तरीके से बॉडी थी और एक इस तरीके से बॉडी थी। एक सेकेंड, बन नहीं रहा, मैं आपको पीपीटी पे लेके जाता हूं। एक सेकेंड, ये रहा ना। चलो ये वाला देखो बेटा, चलो इसको भी यहीं चलने देते हैं। चलो वैसे ही खत्म होने वाला है। तो देखिए ये वाला जो हम पढ़े थे कि कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिकल डेंसिटी ज्यादा होता है फ्लैट सरफेस से। चलो
अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, यहाँ पे मैक्सिमम के बारे में बात करने वाले हैं। चलो, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा? मिनिमम से मैक्सिमम, तो इसका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब कुछ और प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। देखिए क्या होगा कि ज़्यादा क्लासेस हम लंबी लेंगे तो लंबी क्लासेस हो जाएगी, फिर आपको लंबी क्लास देखनी पड़ेगी। तो ये आज की क्लास का पहला पार्ट ए है। इसका पार्ट भी थोड़ी देर में वापस अपलोड करूंगा कुछ समय बाद, जिसके अंदर हम ये चीजें बताएंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या। तो अच्छे से देखिएगा, एनसीईआरटी की किताब से पढ़िएगा, जो पढ़ा है उसको अच्छे से किताब में लिखिए, खुद से नोट बनाइए। मैं भी नोट्स आपको दूंगा इंग्लिश के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से कुछ करके लाइफ में अच्छा गोल प्राप्त करें। इसी दुआओं के साथ राधे राधे बच्चों, मिलते हैं कुछ ही देर में सेकंड लेक्चर पार्ट बी, या इसी का पार्ट बी मिलेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की कुछ प्रॉपर्टीज, चार्जेस के बारे में बात होगी। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप उन बच्चों तक जरूर पहुँचेगा जो इनको ज़रूरत है। मेरा उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाना है जिनके पास एजुकेशन पहुँच ही नहीं पाती। मेरा टारगेट एक ही, अगर आपको मेरे से बेस्ट मिलता, वैसे सब टीचर मेरे से बेस्ट है, मैं हमेशा यही मानता हूँ। आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अलविदा लेते हैं, मिलते हैं वापिस हमारे इसके बी पार्ट के अंदर। राधे राधे। धन्यवाद।